नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एक्सेस में। गाइस, जैसे कि आपको बताया गया था कि हम एक हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ में आज मैं चैप्टर 2 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। गाइस, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है आरंभिक भारत का अवबोधन, प्रदेश, पर्यावरण और जन समाज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड। आप सुनिए और समझिए और फिर आप उसे लिख पाएंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिपीट करने जा रहा हूँ गाइस। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस का जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहेगा गाइस। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है गाइस, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि आरंभिक भारत का अवबोधन, यानी कि हमारा जो आरंभिक भारत था वो किस प्रकार का था। प्रदेश, पर्यावरण और जन समाज, यानी कि भौगोलिक स्थिति में भी और ऐतिहासिक स्थिति में भी हमारा जो आरंभिक भारत था वो किस प्रकार का है, और इतिहास में भूगोल का क्या महत्व है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, परिचय जो दे रखा है आपकी बुक में, एसओएल की बुक में बेसिकली गाइस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एक समरी मैंने प्रिपेयर किया है, आप पॉइंट्स डालिए और उस पॉइंट को आप नोट मेकिंग कीजिए, आप नोट्स बनाइए। इजी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ गाइस, आसानी से आप समझ पाएंगे, और अगर आप लिखते हैं एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप 110% अचीव कर पाएंगे गाइस। कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। इसी बीच बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर फर्स्ट का, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और चैप्टर फर्स्ट की आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले भारत के बारे में बता रखा है कि भारत के बारे में बता रखा है कि भारत में प्रदेश भी हैं, पर्यावरण भी हैं। हालांकि प्रादेशिक और पर्यावरण अगर मैं भौगोलिक स्तर पर बताऊं तो प्रदेश क्या है, मैंने हाईलाइट कर रखा है गाइस, नोट्स बना लीजिएगा। प्रदेश परिभाषीय सहचारी विशेषताओं से संपन्न क्षेत्र का सूचक है। अर्थात जो प्रदेश है वो परिभाषीय, यानी कि बहुत सारे विशेषताओं से भरा हुआ एक संपन्न क्षेत्र का सूचक प्रदेश होता है। मान लीजिए विशेषता किस प्रकार की हो सकती है, अगर किसी प्रदेश में भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है तो वो भाषाई प्रदेश कहलाएगा गाइस। अगर किसी भी प्रदेश में मान लीजिए अगर भौतिक विशेषता ज़्यादा है तो वो भौतिक प्रदेश कहलाएगा। इस प्रकार के विशेषताओं से भरा हुआ जो देश होता है उसे प्रदेश कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पर्यावरण की बात की गई है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ उन प्रतिवेशों अथवा परिस्थितियों से है जिनमें विभिन्न प्रजातियां, मनुष्य, पशु और पौधे रहते हैं और कार्य करते हैं। तो पर्यावरण क्या है, ऐसा आवरण जिसमें मनुष्य रहता हो, पशु रहता हो, पक्षियां रहते हो, पौधे हों, उसे पर्यावरण कहते हैं गाइस। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे। हमने इसका ओवरव्यू ले लिया कि प्रदेश क्या है और पर्यावरण क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे लेसन में पॉइंट दे रखा है भारत के विशेष संदर्भ में प्रदेश एवं पर्यावरण का निर्माण। तो गाइस, भारत में क्या है ना कि प्रदेश और पर्यावरण जो है, ठीक है, उसका निर्माण, उसकी विशेषता के संदर्भता वो पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रदेश में हम भौगोलिक विभागों से संबंधित प्रदेशों की चर्चा करेंगे। प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप 6 देशों में फैला हुआ है गाइस। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 6 के 6 उपमहाद्वीप तथा भारत को मिला के इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो 4202,500 वर्ग किलोमीटर है। मिट्टी की किस्मों, स्थलकृतियों, लक्षण, वर्षा और जलवायु संबंधी स्थितियों की दृष्टि से यह उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ है। यानी कि ये जो हमारे 6 के 6 उपमहाद्वीप हैं वो मिट्टी की किस्में, स्थलकृति दृष्टि से, वर्षा, जलवायु, इन सभी दृष्टि से ना विविधताओं से भरा हुआ है, यानी एक दूसरे से अलग है गाइस। भाषा, आहार, पोशाक, फसल और आबादी की दृष्टि से भी एक दूसरे से अलग है। तो इनमें भिन्नताएं हैं प्रदेशों में। हालांकि भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है प्रदेशों का। इन्हें गाइस 5 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकंड है सिंधु का मैदानी इलाका, थर्ड है गंगा का मैदानी इलाका, फोर्थ है पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत, फिफ्थ है प्रायद्वीपीय भारत। ओके गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला दुश्मनों तथा उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से रक्षा करती है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 अनुभागों में बांटा गया है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला, मध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला है वो दार्जिलिंग से लेकर आसाम बर्मा तक है। मध्य पर्वत श्रृंखला पूर्व में भूटान से लेकर पश्चिम में तिब्बत पठार तक फैली हुई है। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिंदकुश श्रेणी अफगानिस्तान में हिमालय को पश्चिम विस्तार देती है। कराकोरम पर्वत श्रेणी जो अब पाकिस्तान में है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सो गाइस, हमने पढ़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो किया कि ये जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये श्रृंखला दुश्मनों तथा उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से रक्षा करती है। थर्ड हमने डिस्कस किया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 अनुभागों में बांटा गया है। 3 अनुभाग में से फर्स्ट है पूर्वी पर्वत श्रृंखला, सेकेंड इज मध्य पर्वत श्रृंखला, थर्ड इज पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। अब हम पूर्वी पर्वत श्रृंखला में आपको दोबारा से बताता हूँ कि ये भाग दार्जिलिंग से लेकर आसाम बर्मा की श्रेणियों तक फैला हुआ है। मध्य पर्वत श्रृंखला क्षेत्र पूर्व में भूटान से लेकर पश्चिमी तिब्बत विशाल पठार के सीमांत पर चित्राल तक विस्तृत है। एंड जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है वो हिंदकुश श्रेणी अफगानिस्तान में हिमालय को पश्चिम विस्तार देती है। और कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है वहाँ तक विस्तृत हो रखी है। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सिंधु का मैदानी इलाका। गाइज, सिंधु का मैदानी इलाका विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला डिस्कस कर लिया है, अब हम सिंधु का मैदानी इलाका पढ़ने जा रहे हैं। हाईलाइट कर रखा है मैंने पॉइंट्स, मैं जो बोल रहा हूँ हाईलाइटेड ऑलरेडी है, आप वहाँ से चेक करके नोट मेकिंग कर सकते हैं। सिंधु का मैदानी इलाका, सिंधु मैदान में पंजाब के क्षेत्र शामिल हैं। पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अनुभाग उसमें शामिल है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने एक बड़ा कांधारी मैदान का निर्माण किया है। इसे उपमहाद्वीप का अन्न भंडार कहा जाता है। चावल और गेहूं का अधिक उत्पादन यहाँ होता है क्योंकि यहाँ कछारी उपजाऊ जो मिट्टी लाती है नदियाँ वो उपलब्ध है, इस वजह से यहाँ चावल और गेहूं का जो उत्पादन है बहुत अधिक होता है। हमने पढ़ा सिंधु का मैदानी इलाका, फर्स्ट पॉइंट है इसमें पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ एक बड़ा कंधारी मैदान का निर्माण किया है। इस उपमहाद्वीप को अन्न भंडार कहा जाता है। अन्न भंडार क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि चावल और गेहूं का उत्पादन यहाँ अत्यधिक होता है, इस वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा का मैदानी इलाका। सर्वाधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है गंगा का मैदानी इलाका। नदियों द्वारा कटाव तथा कछाड़ी मिट्टी के जमाव के कारण गंगा के मैदानी इलाकों का निर्माण हुआ है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है गाइस, ऊपरी, मध्य और निचला। ओके, आई रिपीट, ऊपरी, मध्य और निचला। ऊपरी मैदान में मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र शामिल हैं। मध्य मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। यह इलाहाबाद से शुरू होता है जो गंगा और यमुना का संगम और दोआब का अंतिम स्थल है। निचले मैदान में बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। इनका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की कछारी मिट्टी के जमाव से हुआ है। हमने क्या पढ़ा? गंगा का मैदानी इलाका सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, ये हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी, मध्य, निचला। ऊपरी भाग पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र शामिल है। मध्य भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में शामिल है। और निचला भाग बंगाल के क्षेत्र में शामिल है गाइस। बंगाल के जो क्षेत्र होते हैं वो निचले भाग में आते हैं गंगा का मैदानी इलाका में। 4th पॉइंट पढ़ते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत। पूर्वी प्रदेशों में उड़ीसा का तटीय मैदान है जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी जो है वो महानदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये। पश्चिमी भारत में गुजरात स्थित है। अब पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे गुजरात स्थित है। गुजरात भी 2 भागों में बटा हुआ है गाइस, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी तट। जो उत्तरी गुजरात है वो अर्धशुष्क क्षेत्र है। अच्छा, जो पश्चिमी तट है वो बहुत उपजाऊ है। कच्छ का रण निम्न भूमि है जो मानसून में दलदल में बदल जाता है। कच्छ का जो रण है वो मानसून में क्या होता है कि दलदल में परिवर्तित हो जाता है गाइस। वो निम्न भूमि यानी कि निचले क्षेत्र में आता है। हम अब सेकंड आपका जो डिस्कस करने वाले हैं 4.2 हम डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत, ये पढ़ रहे हैं हम। पूर्वी हमने पढ़ा कि पूर्वी प्रदेश में उड़ीसा का जो तटीय मैदान है वो शामिल है। पश्चिमी में हमने क्या पढ़ा कि गुजरात है पश्चिमी में जो 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी तट। उत्तरी गुजरात जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्र है और पश्चिमी तट जो है वो उपजाऊ है अत्यधिक। हमने पूर्वी में एक चीज़ और डिस्कस किया था कि यह यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है वो महानदी है।
ठीक है गाइस। और हमने पश्चिमी में ये पढ़ा कि कच्छ का जो रण है निम्न भूमि है जो मानसून में दलदल में बदल जाता है। अब हम मध्य भारतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। पूर्वी पश्चिमी हम पढ़ चुके हैं, मध्य भारतीय क्षेत्र हम पढ़ते हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र के बारे में अगर मैं गाइस आपको बताऊं तो इसमें दक्षिण बिहार, पश्चिम उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। ये पहाड़ी प्रदेश हैं, यहाँ पहाड़ की ऊंचाई अत्यधिक नहीं होती है। छत्तीसगढ़ मैदान के ऊपरी महानदी से मिलता है और नर्मदा और ताप्ती इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं गाइस। 4 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, लिखे हुए हाईलाइटेड हैं, आप नोट्स कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वी कम टू प्रायद्वीपीय भारत। सो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो अधिकतर भाग है वो ऑर्चिन रॉक से बना हुआ है। ये विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों का प्रकार है। दक्कन 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें दक्कन के बारे में, दक्कन का जो पठार है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है गाइस। 3 भागों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ये जो है इससे मेल खाते हैं। अब महाराष्ट्र में नर्मदा है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी है, कर्नाटक में कावेरी है जो कि तमिलनाडु में बेसिकली। अब हम पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण जैसे कि हमने बोला था हम डीपली डिस्कस करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। पर्यावरण अनेक तत्वों का संगठन है, जैसे कि बताया था मैंने आपको, जैसे जलवायु, मौसम, नदियाँ, पौधे, पशु आदि। जलवायु किसी प्रदेश को प्रभावित करती है। जलवायु पशुपालन और कृषि को प्रभावित करती है। वर्षा जलवायु की प्रमुख विशेषता है गाइस। दक्षिण एशिया की जलवायु मानसून से प्रभावित होती है। हमने पढ़ा कि जलवायु के बारे में, जलवायु जो है ना गाइस वो किसी भी देश को प्रभावित करती है। अच्छा, चाहे वो पशुपालन हो, कृषि हो, किसी क्षेत्र में अगर कृषि हो रही है तो जिस प्रकार का जलवायु होगा उसी के अनुसार जो है उस क्षेत्र का जो कृषि है वो अडेप्टेबल होता है गाइस। तो उस जलवायु जो है वो कृषि को बहुत प्रभावित करती है। दक्षिण एशिया की जो जलवायु है मानसून से प्रभावित होती है। इतिहास को समझने के लिए भारत के जलवायु को समझना अत्यधिक आवश्यक है। भारत की जलवायु विविधता से भरी है, जैसे कि राजस्थान में हम देखते हैं, भारत की जलवायु को अगर डिस्कस करें तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहीं भारत में शिलोंग में अधिक वर्षा होती है। तो कहीं पे क्या है, सूखा है, कहीं पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार का जो जलवायु भिन्नता है ये भी भारत में है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए ना जो भारतीय जलवायु है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वी कम टू प्रादेशिक भिन्नता और पर्यावरणीय परिवर्तन। इतिहास में उनका क्या महत्व है, यानी कि किस प्रकार की जो है भिन्नताएं आई है इतिहास में और उसका क्या महत्व, यानी कि जो मेन मोटिव है इसका कहने का वो ये है कि भौगोलिक स्तर पे किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं और इतिहास में उस परिवर्तन का क्या महत्व है। अब ये आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोनों चीज इंटरलिंक्ड हैं कि जोग्राफिकल जो है वो किस प्रकार से हेल्प करती है हिस्ट्री को समझने में। सेम थिंग वही पूछा जा रहा है कि प्रादेशिक भिन्नता और पर्यावरणीय परिवर्तन इतिहास में उनका क्या महत्व है। ओके, सो भूगोल का इतिहास में क्या महत्व है, सिंपली ये कहा जा रहा है। पॉइंट हम पढ़ते हैं गाइस, हाईलाइट किए हुए हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ईजी होगा, लिखने में भी आपको आसानी होगी फिर एग्जाम में गाइस। इसका जो हम अगर डिस्कस करें, इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य ने अपनी उत्तरजीविता के लिए पर्यावरण को प्रभावित किया है। पर्यावरण में के समय समय परिवर्तन होते रहे हैं शताब्दियों में। जैसे कि हमने पढ़ा कि मनुष्य ने अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या किया है, पर्यावरण को जो है प्रभावित किया है। पर्यावरण में समय समय परिवर्तन होते गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पाषाण काल। पाषाण क्या होता है गाइस? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का जो है मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल यानी कि पत्थर का युग। अब पाषाण काल में क्या हुआ था वो हम पढ़ते हैं। मनुष्य पाषाण काल पे पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक पर निर्भर होता था। हम ये देखते हैं कि शिकार संग्रहित बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक उन्हें कंद, मूल, फल, शहद जैसी खाद्य वस्तु और पशु पक्षी तथा मछली जो आहार के लिए मारे जा सकते हैं उपलब्ध कराती है। यानी कि पाषाण काल में क्या था, मनुष्य पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था, प्रकृति से शिकार करता था, अपना भोजन पालन करता था। फल फ्रूट जो प्राकृतिक तौर पे हमें प्राप्त हुए हैं, कंद मूल इत्यादि से जो मनुष्य है अपना भरण पोषण किया करता था। परंतु एक बार क्या हुआ कि जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, उसमें परिवर्तन आ गया गाइस। ओके, मध्य पाषाण काल में हम आ जाते हैं। अब क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई थी पाषाण काल में, जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई थी। जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन प्रभावित हुआ। पशुओं, वनस्पतियों
में बदलाव आएंगे, औजार बनाने की तकनीक बदल गई। गाइज बेसिकली क्या हुआ, मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो अब पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई थी, जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई थी। अतः मध्य पाषाण काल का उदय हुआ। जलवायु में इस परिवर्तन से मानव जीवन प्रभावित हुआ और पशुओं तथा वनस्पतियों में भी बदलाव आए। उपकरणों के निर्माण की प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन हुआ और छोटे छोटे उपकरणों जो सूक्ष्म पाषाण कहलाते थे उपयोग में लाए जाने लगे। इसका कारण यह था कि अब बड़े जानवरों के शिकार के बदले छोटे जानवर जैसे कि मछलियाँ हो गई, चिड़िया हो गई, उनका शिकार करना आसान हो गया क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आ गया था गाइस। फिर हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में एक बहुत व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में जो गेहूं और चावल जैसे अनाजों की खेती कर अपना भोजन उत्पादन शुरू कर दिया था लोगों ने। भारवाहक पशु पाले जाने लगे थे। खेती के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए 600 ईसा पूर्व। अब मनुष्य खाना बदोश जीवन छोड़कर स्थायी निवास करने लगा था। अब हुआ ये था कि जलवायु में जब परिवर्तन आएगा ही तो मनुष्य छोटे शिकार करने लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनसे उनका जो भरण पोषण है वो पूर्ण रूप से होता नहीं था। और हुआ यूँ था एक बार, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी मध्य में एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ था। ओके सॉरी गाइज, ये हम ज़्यादा आगे आ गए। ओके हम नवपाषाण काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने जैसे कि हाईलाइट किया कि 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, खाद्यान्नों में कमी आ गई थी। ठीक है, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व हिम नदियों के नवरतन के समय जलवायु में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप वनों के आच्छादन में कमी आ गई थी। यानी कि वन बहुत कम रह गए थे 8000 वर्ष पूर्व गाइस। तो वन कम हुए तो इससे क्या हुआ, जानवर पशु पक्षी उनमें भी कमी आ गई। तो लोगों का भरण पोषण नहीं हो रहा था। भरण पोषण करने के लिए वो पौधों पर निर्भर हो गए। पौधों से उन्होंने कृषि सीखी। कृषि की, अब कहीं भी अगर कोई कृषि करता है तो कृषि जो मान लीजिए मैं कोई फसल उगा रहा हूँ तो फसल की कटाई छटाई बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करना होता है। तो किसी भी फसल को पूर्ण रूप से उगने के लिए गाइस कम से कम जो टाइम लगता है वो 3 मंथ ऑफ पीरियड का टाइम लगता है। तो आदि मानव जो उस टाइम पे थे उन्होंने क्या किया, अब फसल उगाया और फिर स्थायी जो है वो स्थायी निवास उन्होंने अपना खोजना शुरू कर दिया। यानी कि एक जगह फसल करते हैं, 3 महीने उनको रहना पड़ता था उस फसल की पूर्ण रूप से कटाई छटाई करने के लिए। तो उन्होंने स्थायी निवास शुरू कर दिया। आप जब फसल कट जाता था उसके लिए भारवाहक पशु भी चाहिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। खेती के साक्ष्य जैसे मैंने बताया मेहरगढ़ में 600 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। मनुष्य खाना बदोश जीवन छोड़कर स्थायी निवास करने लगे थे उस टाइम पे। फिर गाइस उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे चैप्टर में दे रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि इसके बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ है। अगर 12th क्लास में आपके पास हिस्ट्री होगी, होप सो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता विस्तृत सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उचित जल निकास प्रणाली थी, खेती और पशुपालन इत्यादि भी वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओरिजिन है वो माना जाता है 2550 से 1750 ईस्वी पूर्व जो है अप्रॉक्स इसका जो है उदय हुआ था। ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी गाइस, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, जिसके साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। और बहुत ही नियोजित सभ्यता थी। नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता, खेती पशुपालन, जल निकास प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता के रूप में मानी जाती है गाइस। उसके बाद आर्यों का आगमन होता है। उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों के भिन्न मत होते हैं। आर्य जो है ना उपमहाद्वीप में आगमन पर्यावरणीय है माना जाता है। विद्वान मानते हैं कि ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी के आरंभ में मध्य एशिया की सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए आर्य कम सर्दी वाले क्षेत्रों की तलाश में आगे बढ़ गए। ये इंडो आर्यन भाषाएं बोलते थे। इन्होंने भारत के उत्तर भाग को चुना। वैदिक काल के लोग इंद्र, सोम, वरुण, अग्नि पूजा, इनकी जो पूजा है वो किया करते थे गाइस। यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे वो इंद्र देवता, सोम देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, इनकी पूजा किया करते थे। वैदिक कालीन संस्कृति मध्य गंगा की और उसके आगे विकसित हुई। यहाँ लोहा प्रचुर मात्रा में पाया गया। हमने ये डिस्कस किया गाइस। आर्य का आगमन पढ़ा हमने पढ़ा जो आर्य हैं वो उपमहाद्वीप से आए हैं ऐसा माना जाता है। उपमहाद्वीप क्षेत्र में क्या हुआ था कि सर्दी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, अतः आर्य और जो है शुष्क प्रदेशों की तरफ बढ़े और वो भारत देश में आके बस गए। ये इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। इन्होंने भारत के उत्तर भाग को चुना था। वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा फिर कि वैदिक काल में इंद्र, सोम, वरुण, अग्नि पूजा, इनकी जो है पूजा की जाती थी। वैदिक काल में हमने एक चीज़ और पढ़ी है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन देवताओं के साथ साथ पूषण यानी कि जो मवेशियों के देवता थे उनकी भी पूजा होती थी।
फिर यहाँ लोहा का जो प्रचुर मात्रा था वो उपलब्ध था। अब वैदिक काल में ना बहुत सारे जनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से छोटे छोटे जो हैं बहुत सारे जनपद थे। जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ। 16 जो है महाजनपद महत्वपूर्ण है, जिसमें मगध भी है गाइस। तो मगध एक महत्वपूर्ण जनपद वैदिक काल में उभर कर सामने आया। अब मगध की कुछ विशेषताएं थी। मगध क्यों इतना महत्वपूर्ण था, मगध क्यों इतना शक्तिशाली जनपद था, इसकी बहुत सारी जो है कारण है गाइस। कारण लिखा हुआ है कि मगध और इसकी राजधानियां पहले राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र की भौगोलिक अवस्थिति कई दृष्टियों में अनुकूल थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था और गिरिवर्ज कहलाता था। यह भौतिक विशेषता उसे दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करती थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई गई। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन इन 3 नदियों से के संगम पर अवस्थित था। उससे कुछ दूरी पर घाघरा गंगा में मिल जाती थी। घाघरा नदी है जो गंगा में मिल जाती थी। इसी तरह नदियों से घिरा हुआ पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग की तरह था। उन दिनों पाटलिपुत्र को जीतना आसान नहीं था। द्वितीयन, इन नदियों द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी ने इस इलाके को उपजाऊ बना दिया था। इसके अतिरिक्त चूंकि इस प्रदेश में भारी वर्षा होती थी और जंगल साफ कर दिए गए थे, अतः फसलें सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाओं के बगैर उगाई जा सकती थी। तृतीयता, थर्ड पॉइंट जो है, लोह अयस्क का समुद्र भंडार प्रथम राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं था। पंचम है गाइज, मगध क्षेत्र के जंगल प्राकृतिक संसाधनों से भरे पूरे थे और उसकी सेना के लिए हाथी उपलब्ध कराना आसान था। इसमें जो हमारा 4th पॉइंट मिस हो गया वो है कि लोग की प्रचुर मात्रा के कारण हथियार बनाने में कोई समस्या नहीं आती थी, आसानी से हथियार उपलब्ध हो जाते थे। गाइज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन से थे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे समाज में। पहला परिवर्तन नोट कीजिएगा, जनपदों का उदय हुआ था। दूसरा, 16 महाजनपद महत्वपूर्ण हो गए थे। थर्ड, यहाँ भी पर्यावरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फोर्थ, उपजाऊ जमीन, नदी का पानी, जलवायु इत्यादि जो थे वो महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। 5th पॉइंट है, बौद्ध और जैन धर्म ने शिक्षाएं दी। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, बहुत सारे उपदेश समाज में दिए, धार्मिक कुनीतियों को दूर किया। उपवनों के संरक्षण को बौद्ध धर्म ने संरक्षितता प्रोवाइड की, यानी कि जो पेड़ पौधे थे उनकी जो कटाई हो रही थी बौद्ध धर्म ने उसका विरोध किया, उनको संरक्षित किया बौद्ध धर्म ने। बौद्ध साहित्यों ने पशु की बलि की आलोचना की। मौर्य साम्राज्य ने अपना क्षेत्र विस्तार किया। मौर्यों के बाद दक्कन सातवाहन का शासन फला फूला। सातवाहन शासक के नेतृत्व में सिक्कों का आह्वान किया गया। पहले आहत सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा ही निर्वहित किए गए थे, जिन पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, हमने डिस्कस किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन से परिवर्तन आए वो भी हमने डिस्कस किया। पॉइंट्स बना लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तनों को मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन से परिवर्तन आए। नोट कीजिएगा। नंबर 1 डालिएगा गाइस। नंबर 1 हुआ था जनपदों का उदय। जनपदों का उदय हुआ था। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे गाइस। नंबर 2 था 16 महाजनपद महत्वपूर्ण थे। 16 महाजनपद आए थे। नंबर 3 पर्यावरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर्यावरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गाइस, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। नंबर 4 है गाइस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। नंबर 4 है बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। नंबर 5 बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय हुआ था उसके बाद समाज में उपदेश देने प्रारंभ हुए थे। सामाजिक कुनीतियों को दूर किया गया था। नंबर 6 डालिएगा गाइस। मौर्य साम्राज्य ने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। मौर्य साम्राज्य क्षेत्र विस्तार किया था मौर्य साम्राज्य ने। नंबर 7 मौर्य के बाद सातवाहन शासक उदय हुआ था। सातवाहन शासकों का उदय हुआ गाइस, नोट कीजिएगा। सातवाहन शासकों ने शीशे के प्रथम सिक्के चलाए थे। आहत सिक्के थे गाइस, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गाइस। अब मैं आपको एक बार जाते जाते वीडियो के एंड में इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइस वो बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कि भूगोल किस प्रकार से आरंभिक भारत को प्रभावित करता है,
ये यानी कि जो भूगोल है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है आरंभिक भारत में और वो किस प्रकार से उसे प्रभावित करता है। नंबर सेकंड है 6ठी शताब्दी के बाद आए परिवर्तनों को बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है गाइस जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि आर्यों का आगमन किस प्रकार से हुआ था और इस पे भिन्न भिन्न प्रकार के मत क्या हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मानव शक्तिशाली होने के कारण, सॉरी गाइस, मगध के शक्तिशाली होने के कारण। तो मगध किस प्रकार से, मगध जो जनपद था 16 जनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मैंने आपको बताया था, तो मगध किस प्रकार से शक्तिशाली, उसका क्या महत्वपूर्ण कारण है, ये है गाइस। तो प्लीज मैंने आपको मगध की विशेषताएं बताई हैं, किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण था, किस प्रकार से वो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद बन पाया। तो गाइज नोट कर लीजिएगा, कोई भी अगर आपको इश्यू आता है चैप्टर में आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी अगर क्वेश्चन है कोई भी इशू है मैं आपको बताऊंगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं या एक वीडियो को लाइक करते हैं तो गाइज बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो कंटेंट हम आपको बेटर प्रोवाइड करा पाएंगे, एक मोटिव मिलता है गाइज। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, कीमती समय दिया गाइज आपने इस वीडियो को देखा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।